बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। दिस इज़ योर लेक्चर नंबर 8। ये लेक्चर नंबर 8 इस लिहाज से है कि जो लेक्चर नंबर 7 या आपका वीक नंबर 7 था उसमें आपका मिड टर्म एग्ज़ाम था। उस अगर सीक्वेंस में देखा जाए तो ये अब आपका वीक नंबर 8 है और दिस इज़ योर लेक्चर नंबर 8। अगर आप रिकॉल करें तो हमने मिड टर्म से पहले जो कि आपका वीक नंबर 6 था उसके अंदर हम लोगों ने कंपाइलर की जनरलाइज स्ट्रक्चर देखी थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि लेक्सिकल एनालाइज़र जो कि बेसिकली स्कैनर का काम करता है, फिर सिंटैक्स एनालाइजर जो कि पार्सर का काम करता है, और फिर इस तरह कोड जनरेटर और सिमेंटिक एनालिसिस, और उसके अलावा हमारे पास जो है इंटरमीडिएट कोड जनरेशन, इनकी मैंने ब्रीफ डिस्कशन आप लोगों के साथ की थी। दो कि हम लोगों ने इसकी डिटेल डिस्कशन नेक्स्ट लेक्चर में करनी है, इसलिए मैं इस टॉपिक को यहाँ पे दोबारा रिवाइज नहीं कर रहा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हमने जनरलाइज स्ट्रक्चर ऑफ कंपाइलर को ही हम लोगों ने एनालाइज करना है। आज का जो हमारा लेक्चर है दैट इज़ रिलेटिवली सिंपल, लेकिन याद रखिएगा कि आज के लेक्चर में जो हम चीज़ पढ़ रहे हैं दैट इज़ एनालिसिस एंड सिंथेसिस, और हमने बेसिकली एनालिसिस और सिंथेसिस के टूल्स के बारे में पढ़ना है। अभी हम इसको डिस्कस करेंगे कि एनालिसिस और सिंथेसिस होता क्या है और उसके टूल्स क्या होते हैं। याद रखिएगा कि ये चीज़ अगर आप थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो इसको समझना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। तो इसके लिए मैं स्पेशल जो है कंपाइलर के ऊपर याद रखिएगा कि मैं तो इसके लिए जो है पाइथन का कंपाइलर इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन ये सारे कॉन्सेप्ट्स हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए वैलिड हैं। और जब मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिकली वो कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ थ्रू एग्जांपल, क्योंकि ये जितने भी इसमें कॉन्सेप्ट्स हैं ये आप एग्जांपल के थ्रू ही बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, क्योंकि थ्योरेटिकली उनको समझना इम्पॉसिबल है। तो जब मैं आपको यहाँ पे जिस भी जो है कॉन्सेप्ट से रेलिवेंट एग्जांपल जब यहाँ पे दे रहा हूँ, आपने उसको बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनना है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि एनालिसिस और सिंथेसिस होती क्या चीज़ है, और ये बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, उसमें कोई हमने इतना टाइम भी नहीं लगाना। इसके टूल्स क्या होते हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। एनालिसिस और सिंथेसिस बड़ी सिंपल सी चीज़ है जी। याद रखिएगा कि जब आप किसी भी कोड को किसी भी कंपाइलर में जो है कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जब आप उस कोड को उस कंपाइलर में चलाते हैं, चाहे वो C++ का है, चाहे वो पाइथन का है, चाहे वो जावा का है, तो वो कोड बेसिकली दो स्टेजेस से गुजरता है। पहली स्टेज हमारे पास एनालिसिस की होती है, दूसरी स्टेज हमारे पास सिंथेसिस की होती है। ये डायग्राम में अभी आपको जो है इस डायग्राम की तरफ मैं बाद में आता हूँ। पहले तो मैं आपको सिंपली बता दूं, अगर हम सिंपली देखें तो जो फ्रंट एंड होता है, आप याद करें कि कंपाइलर के दो मेन पार्ट्स हैं, फ्रंट एंड और बैक एंड। जो हमारे पास टू पास कंपाइलर था, जो फ्रंट एंड होता है वो एनालिसिस का टास्क परफॉर्म करता है, और जो बैक एंड होता है वो सिंथेसिस का टास्क परफॉर्म करता है, एंड दैट्स इट। इससे ज़्यादा एनालिसिस और सिंथेसिस के बारे में आपको जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखें एनालिसिस में क्या क्या चीज़ होगी। अगर आप याद करें कि फ्रंट एंड के अंदर आपके पास टोकनाइजेशन का प्रोसेस होता था, फिर आपके पास जो है पार्सिंग का प्रोसेस होता था। बैक एंड के अंदर फिर आप याद करें कि हम लोग इंस्ट्रक्शन शेड्यूलिंग, रजिस्टर एलोकेशन और ये सारे प्रोसेस हम लोग करते थे, तो ये सिंथेसिस का प्रोसेस था। इससे ज़्यादा आपको एनालिसिस और सिंथेसिस के बारे में कोई चीज़ जानने की ज़रूरत नहीं है। आप ये समझे कि जो प्रोसेस आपने फ्रंट एंड और बैक एंड के बारे में आपने पढ़े थे, वही उन्हीं प्रोसेसेस का नाम मैंने एनालिसिस और सिंथेसिस रख दिया। वही जो टोकनाइजेशन करते थे, पार्सिंग करते थे, उसका सिंटैक्स ट्री और एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री बनाते थे, वो एनालिसिस का स्टेप था। और बैक एंड में फिर आप जो IR जो कोड आपको फ्रंट एंड से रिसीव होता था, उसमें जो आप इंस्ट्रक्शन जो है स्केड्यूलिंग, रजिस्टर एलोकेशन और वो वाला जो प्रोसेस था वो सिंथेसिस का प्रोसेस था। तो ये मैंने एग्जैक्टली यही चीज़ मैंने डायग्राम में बताई है कि एनालिसिस वाला जो काम है वो फ्रंट एंड में होता है, और जो सिंथेसिस वाला काम है वो बैक एंड में होता है। अच्छा, मैं आपको ये बात इस कॉन्सेप्ट से भी समझा सकता हूँ। जो सिंथेसिस होता है, फॉर एग्जांपल केमिस्ट्री में सिंथेसिस को हम लोग कहते हैं कि जब आप दो डिफरेंट केमिकल्स को मिलाते हैं। मैं आपको सिर्फ एग्जांपल के तौर पे समझा रहा हूँ। फॉर एग्जांपल C+O2 मतलब कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ये सिर्फ एक एग्जांपल है महज, दैट इज CO2। तो ये चीज़ सिंथेसिस कहलाती है कि जो CO2 आपके पास गैस है, इट इज़ कंपोज्ड ऑफ टू एलिमेंट्स, कार्बन एंड ऑक्सीजन। तो इसको हम सिंथेसिस कहते हैं कि जब आप डिफरेंट कंपोनेंट्स को ज्वाइन करके कोई एक सिंगल कंपोनेंट बनाए। तो असल में बैक एंड यही कर रहा होता है। बैक एंड के पास जो डिफरेंट हमारे पास जो फ्रंट एंड से आ रहे होते हैं टोकन्स और ट्री वगैरह, वो उनको कंबाइन करके उसका मशीन को डेवलप करने की कोशिश कर रहा होता है। इससे ज़्यादा एनालिसिस और सिंथेसिस के बारे में आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो आप ज़रूर इसके बारे में पढ़िएगा। तो मैं इसको यहाँ पे कंक्लूड कर देता हूँ। एनालिसिस क्या चीज़ होती है? जो प्रोसेस आपका फ्रंट एंड में चलता है उसको हम लोग कहते हैं एनालिसिस, जैसे कि टोकनाइजेशन है, पार्सिंग, ट्री जनरेशन है, एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री है, ये एनालिसिस है। और बैक एंड में जो रजिस्टर एलोकेशन है, इंस्ट्रक्शन शेड्यूलिंग है या इंस्ट्रक्शन सिलेक्शन है, ये सारे प्रोसेस सिंथेसिस के अंदर आते हैं, एंड दैट्स इट। ठीक है, ये हमारा आज का मेन टॉपिक है। एनालिसिस और सिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है, एनालिसिस और सिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है,
इसको आसान बनाने के लिए हम लोग कुछ टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। एनालिसिस और सिंथेसिस के प्रोसेस को आसान बनाने के लिए हम कुछ टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। ये बात आपको मैं ज़्यादा बेहतर तरीके से इस तरह समझा सकता हूँ कि आप याद करें कि हमारे पास कंपाइलर के दो पार्ट्स थे। एक पार्ट था हमारे पास फ्रंट एंड, अभी मैं मिडिल एंड के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, और दूसरा पार्ट था हमारे पास बैक एंड। आप याद करें तो मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था कि ये जो फ्रंट एंड होता है ये यूज़र के ज़्यादा करीब होता है। फ्रंट एंड जो होता है ये यूज़र के ज़्यादा करीब होता है, जबकि बैक एंड जो है ये किसके करीब होता है, ये मशीन के ज़्यादा करीब होता है या सीपीयू के ज़्यादा करीब होता है, ठीक है। ओके, आप एक और चीज़ भी याद करें, मैंने आपको कहा था कि जिस कंपाइलर का, ये बात ज़रा ध्यान से सुनिएगा, अच्छा 90% सारे कंपाइलर्स का बैक एंड सिमिलर होता है। उसकी रीज़न ये होती है कि बैक एंड का काम है आपके गिवन कोड को जो फ्रंट एंड से आ रहा होता है उसको असेंबली लैंग्वेज में या बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। इसलिए बैक एंड तो तकरीबन हर कंपाइलर का सेम है, वो जौन सी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। डिफरेंस आता है हमारे पास फ्रंट एंड पे। आप याद करें मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था, अगर आपको याद नहीं है तो आप दोबारा सुन लें कि जिस कंपाइलर का या जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, फॉर एग्जांपल फ्रंट एंड जितना ज़्यादा अच्छा होगा उतना ही ज़्यादा वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़र के लिए यूज़र फ्रेंडली होगी, ठीक है। ये बात दोबारा से सुने कि जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का फ्रंट एंड जितना ज़्यादा अच्छा डेवलप किया गया होगा, जितना ज़्यादा वेल स्ट्रक्चर्ड होगा, वो यूज़र के लिए उतना ही ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली भी होगा, ठीक है। तो असल में जो मैं जिन टूल्स की बात कर रहा हूं एनालिसिस और सिंथेसिस वाले, ये टूल्स क्या करेंगे, ये टूल्स असल में यूज़र के लिए प्रोग्रामिंग को आसान बनाएंगे, एंड दैट्स इट। ये जो टूल्स हैं एनालिसिस और सिंथेसिस के प्रोसेस को यूजर के सामने विजिबल किया जाएगा। यूजर फुली अवेयर होगा कि कोड के साथ हो क्या रहा है, ठीक है। अगर तो यूजर से इनविजिबल रखा जाएगा, इसका मतलब यह है कि यूजर को बड़ा कम नॉलेज होगा कि बैक एंड के ऊपर या आपने जो कोड लिखा है, अभी मैं आपको एग्जांपल दूंगा तो आपको मेरी बात ज़्यादा समझ आएगी कि कोड के साथ हो क्या रहा है। जितनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लेस यूजर फ्रेंडली होगी उतनी ज़्यादा वो यूजर से दूर होगी, यूजर को पता नहीं चल रहा होगा कि बैक एंड के अंदर क्या हो रहा है, या इवन उसको फ्रंट एंड का प्रोसेस भी ज़्यादा क्लियर नहीं होगा। लेकिन जितना ज़्यादा आपका बैक एंड और फ्रंट एंड के अंदर जितने ज़्यादा आप टूल्स इस्तेमाल करेंगे, ये टूल्स कौन से इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं, हमारा टॉपिक भी यही है। तो जितने ज़्यादा आप टूल्स का इस्तेमाल करेंगे उतनी ही ज़्यादा यूज़र के लिए आसानी होगी प्रोग्रामिंग को समझने में और उसके अंदर एरर और जो है बग्स वगैरह को निकालने में। सो ये टूल्स क्या करते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये एनालिसिस और सिंथेसिस के टूल्स, चले मैं पहले आपको यही बता देता हूं कि एनालिसिस सिंथेसिस के जो टूल्स होते हैं इनका मेन काम क्या होता है, प्रोग्रामिंग को ज़्यादा एफिशिएंट बनाना ताकि यूज़र इजीली प्रोग्रामिंग को परफॉर्म भी कर सके और उसको सीख भी सके। अच्छा, टूल्स का सबसे ज़्यादा बड़ा फायदा क्या होता है कि आप एरर हैंडलिंग और डिबगिंग का मतलब होता है बग का मतलब होता है एरर, हम उसको बग्स भी कहते हैं, आप लोग ये बात जानते होंगे, और डिबगिंग का मतलब एरर्स को रिमूव करना। तो ये जो आपके पास ये टूल्स होते हैं ये यूज़र का फ्रंट एंड एक्सपीरियंस इंप्रूव करते हैं। यूज़र के लिए प्रोग्रामिंग को परफॉर्म करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। ये भी आपको थोड़ी देर में बात ज़्यादा क्लियर समझ आएगी जब मैं आपको इन टूल्स के बारे में बताऊंगा। ये टूल्स कौन कौन से होते हैं, इसके अंदर पहला टूल का नाम होता है स्ट्रक्चर एडिटर, फिर हमारे पास होते हैं प्रीटी प्रिंटर्स, देन वी हैव स्टैटिक चेकर्स, देन वी हैव इंटरप्रेटर्स, और उसके बाद हमारे पास लास्ट के अंदर है टेक्स्ट फॉर्मेटर। सो ये हमारे पास टोटल 5 टूल्स हैं, और टूल्स भी होते हैं लेकिन हम प्रिसाइजली, क्योंकि मेरा मकसद है कि आपको सिर्फ ये समझ आ जाए कि सिंथेसिस और एनालिसिस का जो हमारे पास प्रोसेस होता है वो किस तरह आसान हो जाता है यूज़र, या वो यूज़र के लिए कितना विजिबल हो जाता है, वो इन टूल्स के ज़रिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। फाइन, तो अब हम लोग और इनफैक्ट जब तक हम लोग इन टूल्स को प्रैक्टिकली परफॉर्म जो है इन टूल्स को प्रैक्टिकली यूज़ करके नहीं देखेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि किस तरह हमारे लिए एनालिसिस और सिंथेसिस का प्रोसेस यूज़र के लिए किस तरह विजिबल है, या किस तरह ये टूल्स यूज़र के लिए प्रोग्रामिंग के एक्सपीरियंस को आसान करते हैं। सो अब हम लोग डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। आप याद रखें, बड़ी सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ये जो 5 टूल्स मैंने आपको बताया, इन 5 टूल्स का क्या मकसद है, मेरे साथ रिवाइज करें। इन 5 टूल्स का मकसद है यूज़र के लिए प्रोग्रामिंग को आसान करना और एरर हैंडलिंग को और डिबगिंग के प्रोसेस को यूज़र के लिए आसान बनाना। सो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास टूल है स्ट्रक्चर एडिटर। अच्छा, स्ट्रक्चर एडिटर की तो कुछ यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है, मैं क्योंकि उसको रीड आउट करने से ज़्यादा बेहतर तो उसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करके दिखाना है। मैं आपको फिर भी बता देता हूँ स्ट्रक्चर एडिटर करता क्या है। ये यूज़र से इनपुट कमांड्स लेता है और आपके सोर्स प्रोग्राम को डेवलप करता है, लेकिन ये सोर्स प्रोग्राम बड़ी एफिशिएंटली डेवलप होता है, ठीक है जी। अच्छा, स्ट्रक्चर एडिटर का दूसरा काम होता है कि वो ऑटोमेटिकली आपने जो ऑर्डिनरी टेक्स्ट लिखा होता है वो उसको ऑटोमेटिकली मॉडिफाई करता है अकॉर्डिंग टू द गिवन कंपाइलर।
ये बात आपको भी डेफिनेटली समझ नहीं आएगी जब तक मैं आपको इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट नहीं करके दिखाऊंगा, ठीक है। फिर उसके बाद जब आप प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं तो प्रोग्रामिंग करते हुए वो ऑटोमेटिकली हायरार्किकल स्ट्रक्चर को खुद ब खुद डेवलप करता है ताकि यूजर को आसानी रहे। डेफिनेटली ये बातें आपको अभी तक समझ नहीं आई होंगी क्योंकि मैंने आपको ये प्रैक्टिकली करके नहीं दिखाई। तो ये दो बातें जरा ध्यान में रखें कि ये मॉडिफिकेशन, स्ट्रक्चर एडिटर मॉडिफिकेशन कैसे करता है और स्ट्रक्चर एडिटर हायरार्किकल स्ट्रक्चर से क्या मुराद है। ये दो चीजें मैं अभी आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूं। उसके अलावा स्ट्रक्चर एडिटर फॉर एग्जांपल क्या करेगा, स्ट्रक्चर एडिटर आपको कीवर्ड्स वगैरह सप्लाई करेगा ऑटोमेटिकली। अच्छा, आप याद करें कि कीवर्ड्स क्या होते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कीवर्ड्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जो रिजर्व्ड होते हैं और वेरिएबल के तौर पे इस्तेमाल नहीं हो सकते। फॉर एग्जांपल सी प्लस प्लस में आपने पढ़ा होगा हैश इंक्लूड, ठीक है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। अभी जो हैश इंक्लूड है, ये जैसे कि हम यहाँ पे फिर iostream.h जो भी आपके पास हेडर फाइल होती है आप लिखते हैं, ये हैश इंक्लूड और वेरिएबल के तौर पे इस्तेमाल नहीं हो सकता, ये कीवर्ड है, इसको हम लोग कीवर्ड बोलते थे। अच्छा, कैसे ऑटोमेटिकली कीवर्ड सप्लाई करता है, अब ये जरा एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये जो मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूँ दो के ये मैं एग्जांपल आपको जो है पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से दे रहा हूँ, लेकिन आपको इसके लिए पाइथन सीखना जरूरी नहीं है, सिर्फ आपने इसका कॉन्सेप्ट पिक करना है। सपोज करें कि फॉर एग्जांपल मैं पाइथन के अंदर लिखता हूँ x = 3 और पाइथन के अंदर जो लूप होता है उसके लिए हम लोग फॉर का इस्तेमाल करते हैं, फॉर i in range। अब आपको ये समझने की जरूरत नहीं है कि ये मैंने कैसे लिखा, या अगर आप ये सोच रहे हैं कि किस तरह जो है रेंज फंक्शन का यहाँ पे क्या इस्तेमाल है, सिर्फ आपने स्ट्रक्चर एडिटर के बारे में समझना है। अच्छा, अब सपोज करें कि मैंने रेंज के बाद एक पैरेंथेसिस डाला, आप देख रहे हैं कि दूसरा पैरेंथेसिस वो ऑटोमेटिकली खुद यहाँ पे इंसर्ट कर रहा है। ये जरा दोबारा देखिएगा कि मैंने एक पैरेंथेसिस डाला जो कि लेफ्ट वाला है, राइट वाला पैरेंथेसिस उसने ऑटोमेटिकली वहां पे लिखा और नीचे मेरे पास यहां पे कमेंट्स आना शुरू हो गए। यहां पे मेरा ये आपको एरो नजर आ रहा है। एग्जैक्टली यही काम है स्ट्रक्चर एडिटर का। स्ट्रक्चर एडिटर क्या करता है, यूजर के लिए स्ट्रक्चर को एडिट करना आसान बनाता है, या यूजर को ऑटोमेटिकली स्ट्रक्चर खुद एडिट करके देता है। ठीक है जी, वो मुझे खुद बता रहा है कि जब मैंने एक पैरेंथेसिस डाला तो उसने दूसरा ब्रैकेट या पैरेंथेसिस उसने ऑटोमेटिकली डाल दिया, मुझे दूसरा ब्रैकेट को मैन्युअली डालने की जरूरत नहीं पड़ी। इसको बोलते हैं स्ट्रक्चर एडिटर के। ये जो स्ट्रक्चर है ये ऑटोमेटिकली मेरे लिए खुद ब खुद एडिटर ने खुद ब खुद मेरे लिए बना दी ताकि प्रोग्रामिंग मेरे लिए आसान हो जाए। अब मैं यहाँ पे ये आप छोड़ दें कि 2 और 3 का क्या मतलब है। अब आगे देखिएगा, मैंने एंटर प्रेस किया तो एंटर प्रेस करने के बाद आप देख रहे हो उसने ऑटोमेटिकली यहां पे स्पेस छोड़ दी। अगर आपने सी प्लस प्लस वगैरह में भी प्रोग्रामिंग की हो तो आपको पता होगा कि जब हम लोग लूप वगैरह चलाते हैं तो जहां पे थोड़ा सा इसको इंडेंट बोलते हैं हम लोग, इंडेंट, तो उसने ऑटोमेटिकली मेरे लिए इंडेंट छोड़ दिया। मैंने एंटर दबाया तो वो ऑटोमेटिकली मुझे इस थोड़े से स्पेस के बाद मुझे यहां पे ले आया, इसलिए कि जब आप पाइथन में फॉर लूप लिखते हैं तो आपको शुरू में ये थोड़ी सी स्पेस यहां पे छोड़नी पड़ती है। तो यही चीज है स्ट्रक्चर एडिटर कि जब मैंने यहां से एंटर दबाया तो मुझे मैन्युअली यहां से स्पेस नहीं डालना पड़ा। मैंने जब एंटर दबाया तो ऑटोमेटिकली मुझको समझ आ गई कि मैं फॉर लूप का इस्तेमाल कर रहा हूं, तो वो मुझे थोड़ी सी स्पेस छोड़ के वो मुझे आगे ले आया। इसको बेटा हम लोग बोलते हैं स्ट्रक्चर एडिटर कि ऑटोमेटिकली सारा प्रोसेस होता है। एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं। सपोज करें मैंने लिखा इंपोर्ट मैथ, ये आप छोड़ दें कि ये क्या चीज़ है, मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूं। अब ये देखें कि मैंने यहाँ पे डॉट लिखा, आप देख रहे हैं कि डॉट के बाद वो मुझे ऑटोमेटिकली कुछ चीज़ें सप्लाई कर रहे हैं, हालांकि मैंने खुद यहां नहीं लिखी। फायदा कि मेरे लिए प्रोग्रामिंग को परफॉर्म करना आसान हो जाएगा। इसको हम लोग पाइथन में बोलते हैं मॉड्यूल्स। जिन लोगों ने पाइथन में प्रोग्रामिंग की हुई मॉड्यूल्स। अगर आपको समझ नहीं भी आ रही तो बस आप इतना ज़हन में रखें कि जब मैंने प्रोग्रामिंग के अंदर जब मैं पाइथन में प्रोग्रामिंग कर रहा था और मैंने यहाँ पे डॉट ऑपरेटर का इस्तेमाल किया तो ऑटोमेटिकली उसने मुझे कुछ फंक्शंस यहाँ पे सप्लाई कर दिए। ठीक है, फायदा मेरे लिए प्रोग्रामिंग आसान हो गई। इसको बोलते हैं स्ट्रक्चर एडिटर कि हर काम तकरीबन ऑटोमेटिकली हो रहा है, ना कि मुझे उसको मैन्युअली करना पड़ रहा है। इन अदर वर्ड जो प्रोग्राम की स्ट्रक्चर है वो ऑटोमेटिकली कंपाइलर खुद हैंडल कर रहा है। ये असल में इस कंपाइलर की एफिशिएंसी है। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि पाइथन का हर कंपाइलर ही ऐसे करेगा। हो सकता है पाइथन का एक और कंपाइलर है, मैं उसका नाम यहाँ पे लिख रहा हूँ थोनी पाइथन। थोनी पाइथन के अंदर ये चीज़ें अवेलेबल नहीं है, वो बड़ा लेस यूजर फ्रेंडली है और उसमें इस तरह की चीज़ें अवेलेबल नहीं है। ठीक है जी, एंड दैट्स इट। मैं ख्याल स्ट्रक्चर एडिटर के अब मैं आपको वापस लेके आता हूं जो चीज़ें मैंने आपको बताई थी। ये देखिएगा आपके ऑटोमेटिकली मेरे पास चीज़ें ऑटोमेटिकली मॉडिफाई हो रही थी। कहाँ पे स्पेस छोड़नी है, कहाँ पे आपने अगर एक ब्रैकेट डाला तो दूसरा ब्रैकेट ऑटोमेटिकली लग रहा था। मैंने कॉलन के बाद एंटर दबाया तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे स्पेस जो है मेरे पास क्रिएट हुई। ये चीज़ कहलाती है ऑटोमेटिक मॉडिफिकेशन। ये जो आपका टेक्स्ट होता है जो ऑटोमेटिकली खुद ही मॉडिफाई हो रहा होता है। ठीक है, सिमिलरली
वो ऑटोमेटिकली मुझे खुद वर्ड सप्लाई कर रहा था, मुझे वहां पे लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी। इससे यूज़र के लिए प्रोग्रामिंग आसान हो जाती है। असल में ये चीज़ जो जहाँ पे समझाने वाली है वो ये है कि ये कंपाइलर इतना ज़्यादा फ्रेंडली डेवलप किया गया है कि यूज़र की एफर्ट बहुत कम लग रही है, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो कंपाइलर है, जो बेसिकली जिस कंपाइलर के बारे में मैं बात करूँ, आपको उसका नाम बता दूँ, उसका नाम स्पाइडर है। ये बेसिकली एनाकोंडा के साथ आता है। स्पाइडर इस जैसे कि आपके पास C++ के अंदर जो है होता है कोड ब्लॉक्स है, या कोई भी आप यूज़ करते हैं C++ में कंपाइलर, इसी तरह स्पाइडर एक कंपाइलर है जो पाइथन में यूज़ होता है। तो ये बड़ा वेल डेवलप कंपाइलर है, क्योंकि ये यूज़र के लिए प्रोग्रामिंग एक्सपीरियंस को आसान करता है। आई थिंक कि आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। नेक्स्ट चीज़ हमारे पास आती है प्रिटी प्रिंटर्स। प्रिटी प्रिंटर्स का कॉन्सेप्ट भी बड़ा आसान है। प्रिटी प्रिंटर्स क्या करते हैं? प्रिंटी प्रिंटर्स डिफरेंट कलर्स का इस्तेमाल करते हैं। आपके गलत जहां पे आपने कोई स्टेटमेंट लिखी हो, ये उसको अंडरलाइन करते हैं। इसको बोलते हैं प्रिटी प्रिंटर्स। अब जरा देखिएगा, मैं ये चीज पाइथन में लिखता हूं। सपोज करें कि मैं यहां पे लिखता हूं फॉर आई इन रेंज और डेट इज 2,3। आपको समझने की जरूरत नहीं कि ये क्या चीज है, लेकिन जो चीज आपको यहां अब ऑब्जर्व करनी चाहिए वो ये है कि डिफरेंट कलर्स का इस्तेमाल। ये देखें, फॉर ब्लू कलर में लिखा हुआ है, इन भी ब्लू कलर में लिखा हुआ है। असल में ये ब्लू कलर इस्तेमाल होता है कीवर्ड के लिए। आप याद करें, जैसे मैं आपको आसानी आपके लिए कर देता हूं, आप C++ में लिखते थे इंटीजर x, वेरिएबल को डिक्लेयर करने का तरीका है। तो आप देख रहे हैं कि उसने इंटीजर को पर्पल कलर में लिखा है। तो असल में ये चीज जो है ये प्रिटी प्रिंटर के जरिए होती है कि डिफरेंट वर्ड्स के लिए या डिफरेंट चीजों के लिए डिफरेंट कलर का इस्तेमाल किया जाता है। डिफरेंट कलर का इस्तेमाल करने का क्या फायदा होता है कि यूजर को ये चीज ढूंढने में आसानी हो जाती है। मैं जैसे कि मैं मिसाल देता हूं कि जो चीज पर्पल कलर में लिखी जाती है वो असल में जो है बिल्ट इन फंक्शन होता है। जैसे कि इंटीजर एक बिल्ट इन फंक्शन है। मैं इसकी डिटेल में नहीं जा रहा, मैं सिर्फ आपको यह बता रहा हूं कि डिफरेंट कलर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि यूजर के लिए प्रोग्रामिंग आसान हो। देखिए, आई क्योंकि वेरिएबल है तो ब्लैक कलर में लिखा गया है। 2 और 3 आपने फंक्शन के जो है वो लिखे हैं पैरामीटर्स, तो वो हमारे पास जहां पे तकरीबन मैरून कलर में लिखे गए हैं। इसको बोलते हैं प्रिटी प्रिंटर्स, कि जब आप प्रोग्रामिंग कर रहे हो तो मुख्तलिफ चीज़ों के लिए मुख्तलिफ कलर्स का इस्तेमाल किया जाएगा ताकि यूज़र के लिए विजिबिलिटी और डिटेक्ट करना आसान हो जाए। जहां पे भी आपको ब्लैक कलर नजर आएगा, आपको समझ आ जाएगी कि वो वेरिएबल है। पर्पल कलर नजर आएगा तो इसका मतलब है कि वो बिल्ट इन फंक्शन है। आपको ब्लू कलर नजर आएगा तो आपको समझ आएगा कि ये बिल्ट इन फंक्शन नहीं है, सिर्फ कीवर्ड है। मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता कि बिल्ट इन फंक्शन और कीवर्ड में क्या फ़र्क है, लेकिन सिर्फ अगर आपको यही समझ आ गई है कि डिफरेंट हमारे पास वर्ड्स के लिए डिफरेंट कलर्स का इस्तेमाल किया गया है, तो ये प्रिटी प्रिंटर्स और डिफरेंट कलर से यूज़र के लिए प्रोग्रामिंग आसान हो जाती है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे लिखूँ प्रिंट फॉर एग्जाम्पल एक्स, ठीक है, और मैंने यहाँ पे एंटर दबाया, तो आप देखेंगे कि थोड़ी देर के बाद उसने इसको अंडरलाइन कर दिया। अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करें तो आप देख रहे हैं कि उसने इसको येलो कलर में अंडरलाइन कर दिया। हालांकि मैंने कोड अभी रन भी नहीं किया, ये अंडरलाइन उसने कर दिया, इसका मतलब है कि यहाँ पे कोई एरर है। वो एरर असल में यह कि मैंने वेरिएबल एक्स अभी डिक्लेयर ही नहीं किया था। तो ये डिफरेंट कलर्स का इस्तेमाल, प्रिंट पर्पल कलर में लिखा गया, एक्स ब्लैक कलर में लिखा गया और एक्स को फिर येलो कलर में अंडरलाइन किया गया कि यहाँ पे एरर है। इसको बोलते हैं प्रिटी प्रिंटर्स। असल में प्रिटी से मुराद ये है कि जो आपका कंपाइलर है वो आपके जो आप उसके अंदर लिख रहे हैं वो उसको प्रिटी करके दिखा रहा है। देखिए, अगर मैंने स्ट्रिंग लिखा है तो स्ट्रिंग उसने यहाँ पे ग्रीन कलर में लिख दिया है। डिफरेंट कलर्स का इस्तेमाल और गलतियों को अंडरलाइन करना ताकि यूजर के लिए जो है विजिबिलिटी अच्छी हो जाए, इसको बेटा हम लोग बोलते हैं प्रिटी प्रिंटर्स। तो यहाँ पे यही बात लिखी हुई है कि हम लोग मुख्तलिफ टाइप ऑफ फॉन्ट का इस्तेमाल करते हैं ताकि एरर्स को ढूंढना आसान हो जाए और यूजर के लिए प्रोग्रामिंग बहुत ज़्यादा विजिबल हो जाए। आप देख रहे हैं कि आप आज के कंपाइलर्स में प्रोग्रामिंग कितनी ज़्यादा आसान है। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ आती है स्टैटिक चेकर्स। स्टैटिक चेकर्स बहुत ही ज़बरदस्त फीचर होता है, मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ। स्टैटिक चेकर फॉर एग्जाम्पल मैं आपके लिए आसानी करता हूँ, मैं यहाँ पर लिखता हूँ प्रिंट एक्स। अब इस कोड में एक प्रॉब्लम है और वो प्रॉब्लम ये है कि मैंने वेरिएबल एक्स अभी डिक्लेयर ही नहीं किया था। डेफिनेटली जब मैंने कोई वेरिएबल डिक्लेयर ही नहीं किया तो वो मैं प्रिंट कैसे करवा सकता हूँ, जौन सी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो। अगर C++ भी होती तो मैं सी आउट एक्स नहीं लिख सकता या मैं सी इन एक्स नहीं लिख सकता जब तक कि मैं इंटीजर एक्स ना लिखूं। ठीक है, पहले मुझे एक्स को डिक्लेयर कराना पड़ेगा, फिर मैं उसको कहीं पे इस्तेमाल करूंगा। अभी आप देख रहे हैं कि मैंने कोड रन नहीं किया। अब जरा गौर कीजिएगा, यहां पे एक साइन बना आ रहा है, अगर मैं इसके ऊपर लिखा हूं तो मेरे पास एरर आ रहा है अनडिफाइंड नेम एक्स, एंड दैट इज अ वेरी गुड थिंग कि कोड को रन करने से पहले ही उसने मुझे बता दिया कि आपने एक ऐसे वेरिएबल का इस्तेमाल किया है जो कि आपने डिफाइन ही नहीं किया। बिफोर कंपाइलेशन मैंने कोड को कंपाइल भी नहीं किया और उसने कंपाइल करने से पहले ही मुझे बता दिया कि यहां पे हमारे पास एरर है, और उसने मुझे एरर के बारे में भी बताया कि वो एरर क्या है। इसको हम लोग बोलते हैं स्टैटिक चेकर,
कि कोड को स्टैटिक, स्टैटिक का मतलब होता है जो चीज़ होल्ड पे हो, जो चीज़ रुकी हुई हो, कि उसने कोड को रन करने से पहले ही स्टैटिकली कोड को चेक कर लिया। फायदा कि मुझे बजाय इसके कि मैं पूरा कोड लिखता और पूरा कोड लिखने के बाद मैं एरर्स को ढूंढता, तो वो मुझे साथ साथ ही एरर्स बताता जा रहा है। अब मैं इस कोड को कंपाइल कर रहा हूं, अब ये कोड कंपाइल हुआ, अब देख रहे हैं कि यहां पे एरर आ रहा है। हालांकि एरर तो कोड कंपाइल करने के बाद भी आया है, लेकिन कोड को कंपाइल करने से पहले जो उसने मुझे एरर दिखाया, उसका फायदा मेरे पास क्या हुआ? उसका फायदा मेरे पास ये हुआ कि मैं एरर को एट द स्पॉट ही हैंडल कर सकता हूं, बजाय इसके कि मैं 100 या 200 लाइंस का कोड लिखूं और मैं एंड में जाके फिर उसके अंदर से एरर को तलाश करूं। यह चीज कहलाती है स्टैटिक चेकर। एक और मिसाल आपको देता हूं, जैसे कि मैं लिखा इंपोर्ट मैथ, ठीक है, तो आप देखेंगे कि थोड़ी देर के बाद वो मुझे बता रहा है कि मैथ इंपोर्टेड बट अनयूज्ड। हालांकि मैंने वेरी फर्स्ट प्लेस पे अभी इस नए कोड को रन ही नहीं किया, उसने रन करने से पहले ही मुझे बता दिया कि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है। असल में ये मैथ एक मॉड्यूल होता है और ये मैंने मेमोरी में इंपोर्ट तो करा लिया है, लेकिन मैंने यूज़ नहीं किया, जिसकी वजह से मेरे पास मेमोरी ज़ाया हो रही है। ये चीज़ बेटा हमारे पास कहलाती है स्टैटिक चेकर, कि कोड रन होने से पहले ही चेक हो जाता है, ठीक है। और इसका फ़ायदा डेफिनेटली आपको नज़र आ रहा है कि आपके पास स्टार्ट के अंदर ही जैसे कि मैं इसको चलिए लाइन बाय लाइन आपको बता देता हूं कि प्रोग्राम को एनालाइज करता है विदाउट रनिंग द प्रोग्राम। प्रोग्राम को रन करने से पहले उसमें से एरर्स दिखाना शुरू कर देता है। असल में प्रोग्राम आप नहीं रन कर रहे होते, लेकिन प्रोग्राम बैक एंड पे ऑटोमेटिकली रन हो रहा होता है। इसका मतलब ये हुआ कि मैं ये बात मैं ज़रा आपको क्लियर करूं कि एनालिसिस और सिंथेसिस का प्रोसेस जो है, ये हमारे पास कंपाइलर बैक एंड के अंदर चला रहा होता है। बैक एंड से मुराद कि बैकग्राउंड के अंदर चला रहा होता है। तो यही असल में एनालिसिस और सिंथेसिस है कि आप कि जो यूज़र होता है उसको हर चीज़ विजिबल होती है, क्योंकि जो कंपाइलर है, अभी आपने एक स्टेटमेंट लिखी तो कंपाइलर ने बैकग्राउंड के अंदर ऑटोमेटिकली एनालिसिस और सिंथेसिस का जो एक्शन था वो परफॉर्म कर दिया, इवन कि अभी आपने कोड रन नहीं किया। ये एक अच्छे कंपाइलर की निशानी है, ठीक है जी। जितना अच्छा कंपाइलर होगा उसमें उतने ज़्यादा आपके पास टूल होंगे। इसको बेटा हम लोग कहते हैं स्टैटिक चेकर। और ये मैंने आपको बता दिया कि कोड को रन करने से पहले उसमें एरर्स वगैरह आ जाते हैं। उसके अलावा कोई लॉजिकल एरर वगैरह है या इस तरह की चीज़ें हैं, आपके पास टाइप मिसमैच है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ कि सपोज करें कि आपने यहाँ पे लिखा इंटीजर x इज इक्वल टू 3.2, तो ये आप देख रहे हैं कि ये यहाँ गलती आपको साफ नज़र आ रही है कि आपने जो है ये अब एरर आपके पास आ रहा है इनवैलिड सिंटैक्स। इनवैलिड सिंटैक्स इसलिए है कि आपने वेरिएबल x इस्तेमाल किया है, लेकिन आपने वैल्यू 3.2 दे दिया है, जो कि आपके पास बात ठीक नहीं है। तो अगर मैं इसको कोई जो है इंटीजर वैल्यू देता तो शायद वो उसमें प्रॉब्लम ना आता। असल में इसको मुझे इस तरह लिखना पड़ेगा इंटीजर x एंड देन हम फिर मैं इसको वैल्यू असाइन कर सकता हूँ। तो ये बेसिकली आप देख रहे हैं कि अब यहाँ से एरर मेरे पास चला गया, क्योंकि अब ये ठीक है। अगर मैं इंटीजर वैल्यू को फ्लोट वैल्यू असाइन करूँगा तो फिर ये मेरे पास एरर है। इस तरह की चीज़ें यहाँ से रिमूव जो है मुझे दिखा सकता है। ये चीज़ कहलाती है स्टैटिक चेकिंग, ठीक है जी, फाइन। स्टैटिक चेकर आपको ये भी बता देता है कि आपने कोई ऐसा कोड लिखा है जो कि वेरी फर्स्ट प्लेस के ऊपर रन ही नहीं हो सकता, क्योंकि ये ज़रा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। लेकिन अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ आ गया है तो डेट इज़ वेल एंड गुड। नेक्स्ट चीज़ हमारे पास आती है इंटरप्रेटर्स। अच्छा, ये चीज़ आपको बेसिक कॉन्सेप्ट से पता होनी चाहिए। हमारे पास कोड में से या कोड को रन करने के दो तरीके होते हैं। एक हमारे पास जो कोड में जो है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमारे पास दो मेथड्स होते हैं। एक इंटरप्रेटर स्टाइल होता है, एक कंपाइलर स्टाइल होता है। कंपाइलर क्या करता है, कोड को एज अ होल रन करता है, जबकि इंटरप्रेटर कोड को स्टेप बाय स्टेप रन करता है। ज़्यादातर जो कंपाइलर हम लोग पहले ज़माने में यूज़ करते थे, जो ओल्ड कंपाइलर्स थे, उनके अंदर कोड सिर्फ कंपाइल ही हो सकता था, ज़्यादातर होता यही था। मैं एक मिसाल आपको देता हूँ। वैसे मैं लिखा फॉर एग्जाम्पल प्रिंट 3+2, ये पाइथन में प्रोग्रामिंग ज़रा आसान होती है। प्रिंट फॉर एग्जाम्पल 5 मल्टीप्लाई बाय 4, और मैं लिखूंगा प्रिंट फॉर एग्जाम्पल 4 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। ये कोड को सबसे पहले तो मैं कंपाइलेशन स्टाइल में रन करूंगा। आप ज़रा इस विंडो पेन के ऊपर, जिसको मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ, ज़रा यहाँ गौर कीजिएगा। मैंने कोड को यहाँ से रन किया, अभी ये कंपाइल हो रहा है, तो ये 3+2 भी रन करेगा जो कि 5 है, 5 मल्टीप्लाई बाय 4 भी करेगा जो कि 20 है, 4 डिवाइडेड बाय 2 भी करेगा जो कि 2 है। तो मैंने इसको रन किया तो इसने मुझे 3 जवाब दिए, 5 जो कि पहली स्टेटमेंट का नतीजा है, 20 जो कि दूसरी स्टेटमेंट का नतीजा है, और 2 जो कि थर्ड स्टेटमेंट का रिजल्ट है, ठीक है जी। ये है कंपाइलेशन स्टाइल, कि उसने एक ही वक्त में तीनों स्टेटमेंट्स को रन कर दिया, ठीक है जी, फाइन। अब मैं आपको इसको अब मैं आपको इसको इंटरप्रेटर स्टाइल में रन करके दिखाऊंगा। सपोज करें कि मैं चाहता हूं कि मैं सिर्फ पहली स्टेटमेंट को रन करूं, मैं ये 2 और 3 स्टेटमेंट को रन ना करूं, तो मैं इस पहली स्टेटमेंट को चूज करूंगा
और यहाँ से पाइथन के अंदर ये एक ऑप्शन होता है जो आप यहाँ पे हाईलाइट हो रहा है, रन करंट स्टाइल। मैंने इसको चूज किया तो आप देख रहे हैं मेरे पास जवाब क्या आया। सिर्फ उसने मुझे ये बात बताई कि उसने सिर्फ किसको रन किया, 3+2 को, जिसका रिजल्ट 5 है, जबकि 2 और 3 को उसने छोड़ दिया। तो अब ये मैंने कोड रन किया है इंटरप्रेटर स्टाइल में। इसको बेटा हम लोग बोलते हैं इंटरप्रेटर। कुछ ऐसे भी कंपाइलर्स हैं जो आपको ये भी ऑप्शन देते हैं कि आप कोड को एज अ होल ना रन करें, बल्कि उसको आप अपनी मर्जी से स्टेप बाय स्टेप करें, जो भी आप करवाना चाहते हैं। अब सपोज करें कि मैं सिर्फ आखिरी दो स्टेटमेंट्स रन करना चाहता हूं, मैं पहले नहीं रन करना चाहता, तो मैं इनको चूज करूंगा, यहां से मैं इसको रन करूंगा। तो इसने मुझे सिर्फ बता दिया कि उसने ये वाली स्टेटमेंट रन की है जिसका रिजल्ट 20 है, उसने 4/2 को रन किया है जिसका जवाब मेरे पास 2 है, जबकि उसने पहली स्टेटमेंट को रन नहीं किया। दैट इज नोन एज इंटरप्रेटर। ठीक है जी। तो कुछ कंपाइलर ऐसे भी हैं जो आपको दोनों ऑप्शंस देते हैं कि चाहे आप उसको, इसका फायदा होता है कि आप एरर को आराम से ढूंढ सकते हैं। अगर आपने फॉर एग्जांपल 1000 लाइन का कोड लिखा है तो अब आपको क्या पता कि एरर कहाँ पे है, या फॉर एग्जांपल एरर को ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, अव्वल तो अच्छे कंपाइलर्स में मुझे प्रॉब्लम नहीं आता। या सपोज करें कि आप मेमोरी पे लोड नहीं डालना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं कुछ पोर्शन रन करूँ, कुछ को अभी मैं छोड़ दूँ, आप कोई इंटरमीडिएट रिजल्ट ढूंढना चाहते हैं, तो उसमें फिर आपको यहाँ पे फायदा आता है। लास्ट चीज़ जो हमारे पास है वो हमारे पास हैं टेक्स्ट फॉर्मेटर्स। अच्छा, जो टेक्स्ट फॉर्मेटर्स हैं ये बेसिकली जो पुरानी लैंग्वेजेस आप पढ़ते हैं जैसे कि C++ है या पाइथन है या जावा है, उसमें ये चीज़ समझाना मुश्किल भी है और उसमें होती भी नहीं है। सो टेक्स्ट फॉर्मेटर के लिए जो एग्जांपल मैंने आपके लिए रखी है वो एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे रन करके दिखा देता हूँ। असल में टेक्स्ट फॉर्मेटर एक आपके पास कुछ ऐसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आती हैं जो बेसिकली डेवलप की गई होती हैं किसी भी डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट करने के लिए। मैं आपको इसके एग्जांपल देता हूँ। सबसे पहले तो आप मेरे से एग्जांपल सुन लें और उसके बाद फिर मैं इस चीज़ को आपके सामने एग्जांपल के तौर पे रख के आपको समझाऊंगा। सपोज करें कि जी आपको एक असाइनमेंट मिली और असाइनमेंट में जो टेक्स्ट फॉर्मेट के आपको रूल्स बताए गए हैं, मैं आपको यहाँ आया तो टेक्स्ट फॉर्मेटर का जो रूल बताया गया है वो आपको ये बताया गया कि आपने लाइन स्पेसिंग, आप MS वर्ड में काम कर रहे थे, लाइन स्पेसिंग 1.5 होनी चाहिए। आपके पास जो हेडिंग है वो आपके पास 3 की होनी चाहिए। ये बेसिकली टेक्स्ट का साइज़ होता है। फॉर एग्जांपल ये बेसिकली फॉन्ट का साइज़ होता है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मेरे पास जो हेडिंग है वो मैं इसको आई एम सॉरी मैं यहाँ पे इसको चेंज कर लेता हूँ कि मैं कहता हूँ कि जो मेरे पास हेडिंग है वो 14 साइज़ में होनी चाहिए और स्टाइल जो है वो टाइम्स न्यू रोमन होना चाहिए। और जो मेरे पास नीचे वाला टेक्स्ट लिखा होगा, ये तो हेडिंग हो गई, जो नीचे वाला पैराग्राफ है वो 12 जो है साइज़ में होना चाहिए। और उसके अंदर जो है जो मेरे पास इमेजेस हैं उनके नीचे जो कैप्शन लिखे हुए होते हैं वो मेरे पास इटैलिक में होने चाहिए और कैलबरी न्यू फॉन्ट में जो है आई एम सॉरी कैलबरी फॉन्ट में होने चाहिए। अब ये इतनी सारी फॉर्मेलिटीज़ को आप जब लिख लेंगे, जब आप इसको लिखेंगे खुद से तो आपके लिए मुश्किल है। सपोज करें कि अगर आप 1000 वर्ड्स की रिपोर्ट बना रहे हैं, ये 1000 जो है पेजेस की कोई रिपोर्ट बना रहे हैं, तो उसमें इतने सारी चीज़ों को लेकर चलना बड़ा मुश्किल है। आप कैसे एक एक हेडिंग को मैन्युअली सेट करेंगे, आप कहाँ पे फॉन्ट स्टाइल को चेंज करेंगे, आप कहाँ पे जाके हर फिगर के अंदर उसके कैप्शन को एडिट करेंगे। इन चीज़ों को ऑटोमेट करने के लिए कुछ स्पेशल सॉफ्टवेयर्स आते हैं। उन सॉफ्टवेयर्स को हम लोग बोलते हैं टेक्स्ट फॉर्मेटर्स। ये एक सॉफ्टवेयर मैं आपके सामने आपको दिखा रहा हूँ। ये असल में सॉफ्टवेयर नहीं है, ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। क्योंकि आपने कभी पहले यूज़ नहीं की, शायद आपको मुश्किल लग रही है। इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मैं नाम आपको बता देता हूँ, उसका नाम है लेटेक्स। आप नेट पर जाएँ तो आपको ये मिल जाएगी। लेटेक्स ये बेसिकली क्या करता है, ये ऑटोमेटिक फॉर्मेटर है। ऑटोमेटिक फॉर्मेटर है। ऑटोमेटिक फॉर्मेटर कैसे, मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं कि ये आप देख रहे हैं। सबसे पहले तो आप यहां पे देखिएगा, ये मैं आपको मैग्नीफायर से दिखा देता हूं। ये आप देख रहे हैं, ये ना कुछ मैंने यहां पे कुछ कोड से लिखे हुए हैं, जैसे कि ये यूज पैकेज और इसी तरह से ये कुछ टाइटल लिखा हुआ है, फुट साइज वगैरह लिखा हुआ है। उसके अलावा आप नीचे हैं तो ये सब सेक्शन, ये बेसिकली जैसे C++ की, पाइथन की कमांड्स होती हैं, ये लेटेक्स की प्रोग्रामिंग की कमांड्स हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने लिखा हुआ है इंक्लूड ग्राफिक्स। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है इटसेल्फ पूरी, लेकिन ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप की गई है स्पेशली किसके लिए, टेक्स्ट को फॉर्मेट करने के लिए। अच्छा, अब जरा देखिएगा, यहां पे आपको कोई फॉर्मेट नजर आ रहा है? आपको कोई फॉर्मेट नजर नहीं आ रहा। ठीक है, ये आपको एक रॉ डॉक्यूमेंट लग रहा है, आपको लग रहा है कि किसी ने इसको ऐसे ही लिखा हुआ है। अब जरा आप मैजिक देखिएगा, मैं इसको कंपाइल करूंगा जैसे कि आप C++ में प्रोग्राम कंपाइल करते हैं। मैंने इसको कंपाइल किया। अब जब ये प्रोग्राम कंपाइल होकर चलेगा तो आप देख रहे हैं मेरे सामने एक डॉक्यूमेंट ओपन हो गया है और मैजिकली ये पूरा फॉर्मेटेड है। ऑटोमेटिकली मेरे पास पैराग्राफ्स बने हुए हैं, हेडिंग्स बनी हुई हैं। हेडिंग्स मेरे पास जो है वो इटैलिक स्टाइल में है,
नीचे ऑटोमेटिकली लाइन स्पेसिंग बनी हुई है, ऑटोमेटिकली फिगर्स एडजस्ट हो गए हुए हैं, और ऑटोमेटिकली मेरे पास हेडिंग्स आ गई हैं, फिगर्स ऑटोमेटिकली सेट हुई हुई हैं, नीचे रेफरेंस नंबर ऑटोमेटिकली जो है फिगर्स का आ गया है, एंड में रेफरेंस पे ऑटोमेटिकली इंसर्ट हो गए हैं। ये सारा कुछ जो ऑटोमेटिक हुआ है, ये इस इंटेलिजेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नतीजा है, जिसका नाम मैंने आपको बताया कि इसका नाम लेटेक्स है। इसको हम लोग बेटा बोलते हैं टेक्स्ट फॉर्मेटर्स। ये टेक्स्ट फॉर्मेटर्स असल में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही होती है, लेकिन ये डेवलप की गई है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डॉक्यूमेंट्स को फॉर्मेट करने के लिए। ये वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस नहीं है जो आप रियल लाइफ में यूज करते हैं। तो अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट यहां तक समझ आएगा तो दैट इज फाइन, एंड दैट्स इट, दैट वाज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। काइंडली जो एग्जांपल्स मैंने आपको दी इनको ध्यान से समझिएगा। आप अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो आपको यूज करते हैं, जैसे कि C++ है या जावा है या जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिस पे आप काम करते हैं, आप उसके ऊपर भी जाके इन एग्जांपल्स को वेरीफाई कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट को समझिएगा, और क्योंकि ये ज़्यादा थ्योरेटिकल था इसलिए मैंने स्लाइड्स को ज़रा कम एक्सप्लेन किया, और मैंने इनकी एग्जांपल्स के ऊपर ज़्यादा मैंने जो है वो ध्यान दिया। इसलिए काइंडली जब आप इस लेक्चर को सुने तो एग्जांपल्स को ध्यान से सुनिएगा। दैट वाज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। वी विल मीट इन लेक्चर नंबर 9 इंशाल्लाह। स्टे होम, स्टे सेफ।